वेलकम टू द डेथलेस एनिमी चैनल और मैं हूँ स्वीना। तो आज मैं द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस की मॉम सैरोन को देखते हैं जो कि पहली बार मेंशन में एलिस को लेकर आई हुई होती है। साथ ही में सैरोन मेंशन की हेड मेड होती है, जिस वजह से उसका रुतबा बहुत ही ज्यादा होता है। और उसी बीच पहली बार एलिस ड्यूक से मिलती है, जहाँ पर एलिस को ड्यूक पसंद आ जाता है और उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। तभी उसकी मुलाकात रॉब से होती है। तब एलिस कहती है, मैं बड़े होकर आपके साथ काम करूंगी, मॉम की तरह बनकर। तब सैरोन कहती है, एलिस, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और इसी के साथ एलिस का नींद खुल जाता है और एलिस ये सब याद करके इमोशनल हो जाती है। अब दूसरी सीन में ब्योला को देखते हैं, जहाँ पर ब्योला कहती है, लगता है मॉम नाराज है, जो कुछ भी क्रिसमस में हुआ उसकी वजह से, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये वॉल्टर की गलती है क्योंकि वो मेरे पीछे आया था। और यहाँ पर वॉल्टर भी ब्योला को दोष दे रहा था। अब दूसरे सीन में कफ को देखते हैं जो कि सामान लेने के लिए मार्केट आई हुई होती है और जिन छुप कर उसका पीछा कर रहा होता है। और इसका वजह था कि जैन बचपन से ही कफ की मदद करता था सभी कामों में, लेकिन ब्योला के कहने पर उसने तय किया था कि इस बार वो कफ की मदद नहीं करेगा और कफ को खुद पर डिपेंड रहना सिखाएगा। तब कफ स्टोर से कुछ सामान लेती है, उसके बाद शॉपकीपर कैश मांगता है। इस पर एलिस कहती है, मेरे पास पैसे हैं, कैश नहीं है। पर शॉपकीपर कहता है, कैश को ही पैसा कहते हैं। और जैन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अब कफ उसके बाद दूसरे दुकान जाती है और वहाँ से सामान लेने के बाद पैसा देती है और ये कहती है कि ये पैसा है और कुछ लोग इसे कैश कहते हैं। ये सुनकर शॉपकीपर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कफ सामान लेकर जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक बच्चा भागता हुआ आता है और कफ का बटुआ वो ले लेता है, लेकिन कफ ये देख लेती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है और वो बच्चा ये देखकर डर कर भागने लगता है। पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो जाकर एक नुकीली चीज पर गिरने लगता है। पर तभी कफ आकर उसे बचा लेती है और जेन को ये देखा नहीं जाता और वो भी आकर आखिरकार में उसकी मदद करने लगता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक को नींद नहीं आ रही होती है। तब वहाँ पर एलिस आती है और कहती है, अगर आपको नींद नहीं आ रहा तो मैं यहीं पर लेट जाती हूँ और जब आपको नींद आ जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जहाँ पर ड्यूक एलिस से कहता है, जब मेरा कर्ज टूट जाएगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहने लगूंगा और अपने रिश्ते के बारे में मैं अपनी मॉम से बात करूंगा। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा कि एक मेड के साथ मुझे शादी करने दे, पर उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी नहीं माना तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। इस पर एलिस कहती है, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ये कहकर एलिस रॉब के रूम में चली जाती है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक अपने न्यू ग्लव्स रॉब को दिखा रहा होता है और वो उसे पहनकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि ये ग्लव्स एलिस ने उसे बना कर दिया था। और ये दिखाकर वो एलिस के पास चला जाता है। तब रॉब कहता है, उस दिन जब यंग मास्टर को कर्ज मिला तब उनकी मॉम ने देखभाल करने के लिए मुझ पर छोड़ दिया। मैं उनके कर्ज से नहीं डरता था, बस मुझे बच्चा पालना नहीं आता था। एक औरत के बिना मैं एक बच्चे को कैसे पाल सकता हूँ, क्योंकि वो परिवार के एक खास बेटे थे। पहले तो वो सही थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए हम दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गया। कई बार उन्होंने मरने की भी कोशिश की थी। आखिरकार उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वहीं रहने लगे। मुझे लगने लगा उनका अकेलापन उनका डर बन गया है। तब मैंने सोचा, अगर उनकी उम्र के कोई होगा उनसे बात करने के लिए तो शायद वो ठीक हो जाएं। तभी मुझे एलिस याद आई, जो कि अपनी मॉम के मरने के बाद अपनी आंटी के घर में रहती थी और उसकी आंटी उसे बहुत ज्यादा सताया करती थी। इसीलिए मैंने एलिस को मेड बनकर मेंशन में आने को कहा, जैसे कि यंग मास्टर का अकेलापन दूर हो जाए। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ और अब यंग मास्टर को एलिस मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पसंद है। तभी उसे एलिस की रात में कही गई बातें याद आती है, जहाँ पर एलिस कहती है, मुझे यकीन है यंग मास्टर एक दिन अपने कर्ज तोड़ लेंगे, लेकिन यंग मास्टर मुझे पसंद करने लगे हैं। पर मैं उनकी मेड हूँ और उनके प्यार की इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो प्यार के कारण अपने परिवार को छोड़ दे। रॉब ये सब याद करते हुए कहता है, अगर तुम दोनों इस रिश्ते से खुश हो तो मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगा। और हम देखते हैं कि एक काउल इन सब पर नजर रख रहा था। अब ड्यूक दोबारा एलिस के लिए सॉन्ग गाता है और सॉन्ग खत्म होते ही एलिस अपने रूम की ओर जाने लगती है। तब ड्यूक कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर एलिस उसे मना कर देती है और कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी।
और जाती हुई कहती है मैं एक नीचे दर्जे की मेड हूँ और मुझे पता है हमारी कहानी का क्या अंत है। तब यहाँ पर ड्यूक आता है और कहता है चलो भी एलिस, छोड़ देता हूँ तुम्हें। इस पर एलिस कहती है मैं मेड होकर अपने मालिक के साथ नहीं चल सकती। तब ड्यूक कहता है मैंने कभी भी तुम्हें एक मेड की हैसियत से नहीं देखा है, बल्कि मैं हमेशा तुम्हें एक लड़की की तरह देखा है। तब एलिस मुस्कुराते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की आपसे हमेशा प्यार करेगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 11 की शुरुआत में हम बेओला और बोल्टर को देखते हैं जो कि स्टोर रूम में कर्ज तोड़ने के तरीके ढूंढ रही होती है। तभी बेओला को वहाँ पर एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर बेओला बोल्टर और अपनी मॉम से उस डायरी को छुपा लेती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे लॉन्ग फ्रॉक पहनने को देती है और कहती है अब तुम बच्ची नहीं रही तो ऐसे छोटे कपड़े पहनना बंद करो, एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम चली जाओगी और मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत कम हो। इस पर बेओला कहती है मैं फ्रीडम चाहती हूँ और क्या मेरे मन में जो आएगा वो मैं नहीं कर सकती। इस पर उसकी मॉम उसे कहती है नहीं, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। इस पर बेओला अपने सामान लेकर मेंशन में आ जाती है और रोते हुए कहती है घटिया मेकअप के साथ घटिया आवाज वाली बुढ़ी मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। इस पर ड्यूक कहता है ऐसा नहीं कहते। तब बेओला कहती है अच्छा ऐसा है तो आप क्यों नहीं रह लेते उसके साथ, वो तो ना एक अच्छी माँ बन पाई और ना ही एक अच्छी इंसान। और हाँ आज से मैं यहीं रहूंगी और मैंने अपना सामान भी लाया है तो आप मुझे रोक टोक नहीं करेंगे। ये कहकर वो एलिस के साथ एलिस के रूम में आ जाती है जहाँ पर कप भी होती है। अब ये तीनों बैठकर अपनी अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। तब बेओला कप से कहती है क्या तुम्हें किसी से प्यार है, तुम हमें बता सकती हो। इस पर कफ उसे इस बात के लिए पूछने से मना कर देती है। तब बेओला वो डायरी निकाल कर एलिस को देती है और कहती है ये मुझे स्टोर रूम में मिला था, मुझे लगा आई थिंक इसमें कुछ कर्ज तोड़ने के उपाय होंगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इस पर एलिस उस डायरी को देखते हुए कहती है ये तो मेरी मॉम का है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों पर फिर से वो आउल नजर रख रहा था और उस आउल के जरिए डेलेथ उन सब पर नजर रख रही थी। डेलेथ उस डायरी को देखकर कहती है अब मुझे कुछ करना होगा और इसी के साथ वो अपने पास जेन को बुलाती है। फेस्टिवल में जब तुमने इंसानों को लाया था उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी लेकिन तुम्हें उसके बदले में कुछ करना होगा। मैं चाहती हूँ जाओ और अपने दोस्त को एक मैसेज दो। और दूसरी तरफ एलिस उस डायरी को पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर रॉब आता है। तब एलिस को कुछ याद आता है और वो कहती है कि आपको याद है जब मेरी मॉम जिंदा थी तो मेंशन में 2 नन औरत आई थी और हो सकता है उसमें से एक डेलेथ हो। इस पर रॉब कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। तब यहाँ पर जेन और ड्यूक आ जाते हैं। तब जेन कहता है डेलेथ ने कहा चलो दोस्त बने। इस पर एलिस कहती है इसका क्या मतलब है। तब जेन कहता है वो चाहती है मैं और कफ तुमसे दोस्ती तोड़ दे पर तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। अब दूसरे सीन में ड्यूक जेन को पियानो बजाना सिखा रहा था। तब यहाँ पर एलिस आकर उन दोनों को देखने लगती है। तब जेन कहता है क्या मैं तुम्हारी फीलिंग एलिस को बता दूं। इस पर ड्यूक कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुद एलिस को प्रपोज करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम्हें कफ को अपनी फीलिंग बता देना चाहिए। इस पर जेन कहता है कोशिश तो करता हूँ पर हो नहीं पाता। अब दूसरी सीन में एलिस अपने डायरी को ढूंढ रही होती है जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। अब दूसरी तरफ मेंशन के छत पर हम जेन को देखते हैं जिसके पास डायरी था। तब जेन डेलेथ की बात को याद करता है जहाँ पर डेलेथ कह रही थी चलो दोस्त बने लेकिन एक काम करना होगा, जो डायरी एलिस के पास है उसे जला दो क्योंकि मेरे कुछ राज है उसमें और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कफ के साथ जो कुछ भी होगा उसकी वजह तुम होगे। जेन ये सब याद करके डायरी को जलाने वाला ही होता है। तभी ड्यूक वहाँ पर आ जाता है। तब जेन ना चाह कर भी सच सब कुछ ड्यूक को बता देता है। तब ड्यूक जेन से कहता है इस डायरी को जला दो क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे दोस्त को कुछ हो। तब जेन कहता है डेलेथ तुम पर और एलिस पर नजर रख रही है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी वो नजर रख रही है पर वो हमें सुन नहीं सकती और अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है। और ये कहकर वो डायरी को जला देता है और एक छोटा टुकड़ा रख लेता है और कहता है अब डेलेथ को यकीन हो गया कि मैंने डायरी जला दी पर मैं इस छोटे टुकड़े से डायरी को वापस ला सकता हूँ और यही सीक्रेट है मेरे मैजिक का, तो किसी को मत बताना और जब डेलेथ तुम लोगों पर नजर रखना बंद करेगी तो मैं डायरी तुम्हें लौटा दूंगा। अब तुम दुखी होने का नाटक करो ताकि उसे लगे कि डायरी मैंने सच में जला दी और जैसा कहता है ड्यूक भी वैसा ही करता है। फिर उसके बाद जेन वहाँ से चला जाता है। तब ड्यूक एलिस से झूठ कहता है कि डायरी उसके पास है और वो पढ़कर लौटा देगा। तब ड्यूक मन में सोचता है आखिरकार उस डायरी में ऐसा क्या था जो हमसे छिपा रही है, क्या मेरे कर्ज तोड़ने का कोई उपाय है या कुछ और। खैर जो भी हो पर मैं अपना कर्ज तोड़ लूंगा अपने और एलिस के लिए। और डेलेथ ये सब देख रही होती है। तब डेलेथ कहती है कुछ समय आ गया है, ये कहकर वो अपना मास्क हटा देती है। यहाँ पर डेलेथ का फेस रिवील होता है। तब वो एक संदूक के पास जाती है और कहती है लगता है किस्मत और कर्मा सच में होते हैं। ये कहती
सोचते हुए उस संदूक को खोलती है, जहाँ पर रिवील होता है कि डेलेथ ने जहाँ पर एलिस की मॉम सेरेन को इस संदूक में कैद करके रख रखा है। और इसी के साथ दूसरी तरफ ड्यूक को उसकी मॉम का लेटर मिलता है। जब से कर्ज मिला है तब से पहली बार ड्यूक को घर बुलाया गया है मिलने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं जल्दी मिलती हूँ इसके लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।